तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का डेली का इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स और उसके साथ ही थ्योरी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे होते जा रहे हैं। तो आज ये जो लेक्चर है ये हमारा पार्ट 5 लेक्चर है, ठीक है। और इसके पार्ट 4 लेक्चर हम लोगों ने कर चुका है, न्यूमेरिकल्स को किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में, है ना, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को दोनों साथ साथ किया है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं जो आपके आरआरबी के एग्जाम में आने वाले बेस्ट एकदम होने वाले हैं। और जो ये वीडियो को मिस करेंगे बहुत कुछ मिस कर देंगे, इसीलिए वीडियो को मिस ना करें। और आज का भी जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज का जो न्यूमेरिकल होगा वो आपका ओम्स लॉ पे बेस्ड होंगे। क्या होंगे? ओम्स लॉ पे बेस्ड होंगे, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थोड़ा वीडियो को देखें ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मान लीजिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं, उसके पीछे का थ्योरी तैयार करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं देखते हैं तो फिर क्या फ़ायदा, बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे कि ओम्स लॉ में आप लोग जानते हैं भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इसीलिए अगर आप लोग नहीं देखोगे, हमारे व्यूअर अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे तो हम लोग क्लास कैसे लेंगे। इसीलिए हमारे व्यूअर, है ना, व्यूअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्लास, है ना। अगर मान लो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप लोग सोच रहे व्यूअर, अगर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा में देखोगे नहीं तो मुझे क्या लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब कुछ कंटेंट में कमी है या लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा जब मुझे लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को लोग अच्छे से मतलब कि समझ में आ ही नहीं तो क्यों बनाऊंगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ ना, ओम्स लॉ से रिलेट कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए और मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ ना आपको कि आप कहीं भी पढ़ लेना, है ना, तो मज़ा आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन लगा करके देखना, जितना बताऊँ आप केमिस्ट्री के क्लास में आज और कल का केमिस्ट्री का आप क्लास सिर्फ जा करके एक बार करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा क्या कंटेंट और क्या कंटेंट में दम है ना। मैंने जो आज केमिस्ट्री क्लास में जो थ्योरी बताया आप उसके ऊपर पढ़ लो, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है बिलियन के ऊपर, पदार्थों के ऊपर, है ना, वो बना करके देखो सारे बनेंगे। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ओम्स लॉ के जैसा आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा संख्या में देखें, है ना, वॉच करें, क्योंकि देखिए आप ही लोग इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, जेन्युइन क्वेश्चन है ना। तो ज़्यादा संख्या में देखें तो हम लोग मोटिवेट तब तो और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने में थोड़ा मजा आएगा। जब ज़्यादा संख्या में देखेंगे नहीं फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, इतना ताम झाम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और क्या कर सकते हैं, बस आपकी मर्जी। और अगर इसी तरह करेंगे तो हम लोग क्लास रेगुलर कर पाएंगे। अगर ज़्यादा संख्या में नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, क्लास तो रेगुलर कर नहीं पाएंगे, है ना। क्या फ़ायदा, जब कोई देखेंगे नहीं तो किसके लिए बनाएंगे, है ना। तो ज़्यादा संख्या में आप लोग देखें, ठीक है। और लाइक तो आप लोग करते ही नहीं है एकदम, है ना। जितना व्यू आता है उसके 10% भी लगता है लाइक आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो लाइक भी किया कीजिए, है ना। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या स्टार्ट करें, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। जैसे ओम्स का लॉ क्या कहता है ना, ओम का नियम यह कहता है, ओम्स लॉ, जर्मनी के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे ओम्स जी, है ना, जिनका नाम क्या था, ओम्स था। उन्होंने एक लॉ दिया, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा, कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना, रूम टेम्परेचर पे, है ना, किसी चालक में प्रवाहित धारा, मान लीजिए कोई तार है ना, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसके सिरों के बीच विभवांतर, मान लीजिए तार का 2 सिरा होगा, एक ये होगा और एक, इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो कि क्या है, वोल्टेज, है ना। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा आई और इसके दो सिरों के बीच का विभवांतर जिसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज, है ना, विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब विद्युत धारा क्या होता है, इसके दोनों सिरों के बीच के वोल्टेज विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ओम्स लॉ ये कहता है ना, कौन सा, स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। अब जब देखिए ये कांस्टेंट है ना, एक नियत कांस्टेंट, सॉरी बोलते हैं समानुपाती है। जब समानुपाती को हम हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, जिसको R से हम लोग सूचित करते हैं। और ये I है, एज इट इज यहाँ पे लिख देता है ना। तो जब ये हटता है ना, ये कांस्टेंट ये हटता है आपका समानुपाती, तो एक नियतांक आता है जिसको R बोलते हैं। और यही जो R होता है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह का नियतांक है, क्या है, नियतांक है ना, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह प्रवाह होने में बाधा उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा ये ओम्स का लॉ का फॉर्मूला क्या आ जाता है, V इक्वल टू I इंटू R भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। तो V वोल्टेज हो गया, I करंट हो गया और R क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज का ऐसा यूनिट तो वोल्टेज ही होता है ना, I क्या है, करंट, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस का
ऐसा यूनिट क्या होता है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना, ओम होता है। किसके रिस्पेक्ट में, ओम्स के जो साइंटिस्ट थे ओम, उनके नाम के रिस्पेक्ट में ओम्स लो दिया गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, तो ये निकलता है, ठीक है। तो ये बताता है ओम्स का लो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको R बोलते हैं, और R क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जो कि नियतांक होता है। तो पता चल गया R कहाँ से आता है, ओम्स के नियम से आता है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी पे कुछ बेस्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है ना, कि ओम का लो किस किस पे डिपेंड करता है ना, तार के चालक के लंबाई पे कि पदार्थ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, तो चलिए इससे पहले मैं कुछ बता देता हूं कि ये जो विद्युत, देखिए इससे पहले न्यूमेरिकल एक बना लेते हैं ना। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक न्यूमेरिकल आ रहा होगा, है ना। न्यूमेरिकल आपका ये है कि यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्टेज होता है, क्या होता है वोल्टेज, मतलब V1 आपका कितना दिया हुआ है, 60 वोल्टेज। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए उसमें 2 वोल्टेज दिया हुआ, बात दिया हुआ है ना। पहला दिया हुआ वोल्टेज 60 वोल्ट होता है और यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है ना। स्रोत से 4 एम्पियर की धारा, है ना, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते, करंट दिया हुआ है, ठीक है, धारा प्रवाहित करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 150 हो जाए, मतलब क्या करें, सेकंड कंडीशन बोल रहा है, इसका विभवांतर को बढ़ा दिया, 60 से बढ़ा कर कितना कर दिया, 150 वोल्टेज कर दिया जाए, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी, मतलब नया करंट, ये I1 है ना, अब करंट कितना हो जाएगा। जब वोल्टेज को बढ़ा दिया गया तो पहले करंट इतना था, ठीक है, पहले वोल्टेज जब 60 था तो करंट इतना फ्लो होता था। अब वोल्टेज को जब 150 कर दिया तो I2 हमारा क्या होगा, I2 आपको निकालना है, कितना एम्पियर होगा। सबसे पहले I2 निकालने के लिए आपके पास क्या है, V है ना, V है, I है, और एक चीज जानते हैं V इक्वल टू I इंटू R होता है। V तो आपके पास है ही, V2 आपके पास है ही, I2 आपको निकालना है तो एक R चाहिए, क्या चाहिए, R रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। तो रेजिस्टेंस कहाँ से निकलेगा, ये पहले वाले डाटा से V और I1 से, है ना। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, उस करंट तार के लिए तो रेजिस्टेंस सेम होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या निकाला, R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई I। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, I कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो कितना बार में कट गया, 15 बार में, है ना, 15 चौके 60, तो 15 ओम आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। बस अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, है ना, पुट कर देते हैं तो V2 कितना, रेजिस्टेंस इतना आ गया, तो हमको I2 निकालना है। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, I2 बराबर हो जाएगा, V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो I2 बराबर क्या हो, देखिए V बराबर I इंटू आर होता है, तो I2 बराबर क्या होगा, V2 बाई R हो जाएगा ना। V2 कितना दिया हुआ, 150, जब 150 किया जाता तो अब नया I2 क्या होगा ना, करंट कितना फ्लो होगा। तो ये दिया हुआ रेजिस्टेंस कितना निकल चुका हम लोग का, 15, कितना टाइम समझ जाएगा, एक बार में, है ना। तो ये क्या आ गया, 10 एम्पियर, है ना, विद्युत धारा का 10 एम्पियर। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ 10 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे ओम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, है ना। जैसे मान लीजिए यही चालक तार, इसका प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, तो आपको बता देते हैं चालक तार का प्रतिरोध किन किन पर डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बना लेगा, है ना। चालक तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है किन किन 4 कारकों पे डिपेंड करता है। पहला लंबाई पे, पहला किस पे, लंबाई पे, लंबाई। दूसरा आपका हो गया क्षेत्रफल पर, दूसरा क्या हो गया, तार का लंबाई हो गया, तार का क्षेत्रफल हो गया। तीसरा ये हो गया लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, और तापमान पर। और चौथा में क्या होता है आपका, 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, तापमान पर हो गया और पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड। पदार्थ की प्रकृति मतलब जो चालक तार का पदार्थ है, मतलब जैसे घरों में तार यूज हो रहा है तो कौन सा, एल्युमिनियम का है कि नायलॉन का है कि मतलब किस चीज़ का है ना, कॉपर का है ना। तो उसको नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मैटर पे, टेम्परेचर पे। लंबाई मतलब लेंथ, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तापमान मतलब टेम्परेचर, पदार्थ की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस, है ना, नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, नेचर पे कैसा प्रकृति आप यूज कर रहे हैं ना, कॉपर का कि चांदी का तार यूज कर रहे हैं। तो देखिए कैसा होता है लंबाई पे, तो लंबाई देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध, है ना। तो जब चालक तार की लंबाई
तो चालक तार का जो लंबाई होता है ना रेजिस्टेंस के समानुपाती है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि जब हम चालक तार का लंबाई बढ़ाएंगे, जब हम चालक तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उसका उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। इसका मतलब क्या, उस तार में से बिजली क्या होगा, जितना ज़्यादा तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो बिजली उसको फ्लो होने में क्या होगा, थोड़ा मतलब बाधा उत्पन्न होगा ना, तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। अब क्या होता है, चालक तार के क्षेत्रफल के, है ना, तो R जो होता है ना इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या होता है, टेम्परेचर के, अब चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, जब चालक तार का प्रतिरोध तापमान, जब तापमान बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाते हैं, तो उसका क्या होता है, हीट के भी क्या होता है, समानुपाती होता है टेम्परेचर के, है ना। ये तीन चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है और ये प्रकृति पे भी डिपेंड कर रहा है आप कैसा यूज कर रहे हैं। मान लीजिए घर में आप लोहा का तार यूज कर रहे हैं, मान लीजिए लोहा का यूज नहीं होता है, लोहा का तार यूज कर रहे हैं और एक क्या बोलते हैं कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं, तो कॉपर का जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है ना, तो उससे करंट आसानी से फ्लो हो पाता है और लोहे का तार में नहीं होगा, इसीलिए घरों में कॉपर का तार यूज करते हैं या एल्युमिनियम का यूज करते हैं ना, क्योंकि उसके पास जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट आसानी से फ्लो होगा। तो चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एक इंपॉर्टेंट रूल निकल के आता है, क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों है ना, ये राइट साइड है, राइट साइड को जब इंटू करते हैं तो क्या R इंटू 1/A होगा, है ना, तो देखिए यहाँ क्या आ गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो गया, है ना। राइट साइड लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड दोनों साइड कॉमन था, है ना, तो कॉमन हम लोग ले लिए, है ना, तो R क्या हो गया, L के समानुपाती है और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1/A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इंटू कर दी इधर, तो क्या होगा, R इज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, मतलब कि लेंथ बढ़ाएंगे तो तार का रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है, अब यहाँ से ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी समानुपाती है। अब इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या, एक नियतांक आता है, क्या एक नियतांक आता है। जैसे ओम्स के लॉ में एक नियतांक आता था रेजिस्टेंस, तो इसी तरह एक नियतांक आता है, इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो इक्वल टू L/A, क्या है, L/A, है ना, इसके जगह ये आता है, इसको क्या बोलते हैं, एक नियतांक है ना, ये भी एक नियतांक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोधकता। इसको क्या से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक विशेष सेशन लाएंगे, प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, चाहे प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोधकता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये आपको चीज़ समझ में आ गया, लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अब बात करते हैं, ये देखिए प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड, क्वेश्चन आता है ना कि तार का प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करता है, तो ना इस पे करता है, ना इस पे करता है, ना इस पे करता है, प्रतिरोधकता सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे, किस पे, प्रकृति पे डिपेंड करता है। और अलग अलग तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होती है, ये चीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, प्रतिरोधकता देता है किस पे डिपेंड देता है, आपके ऑप्शन 3 रहेंगे और आप तीनों में से किसी एक को मार दिया जो कि गलत हो जाएगा। याद रखिए, प्रतिरोधकता ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, है ना, कैसा हम लोग यूज कर रहे हैं प्रकृति तार, है ना, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको रो से डिनोट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रो का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। लेंथ का ऐसा यूनिट तो जानते हैं, एरिया का ऐसा यूनिट तो जानते हैं ना, तो ओम मीटर होता है, क्या होता है इसका, ओम मीटर होता है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग और अच्छे से लिख लीजिए। देखिए थोड़ा राइटिंग खराब है, कुछ अगर मिस्टेक भी हो जाता तो मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो ये था। तो अब बात करते हैं, ये जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पे अब बन जाएगा आसानी से। अब समझ में आ गया किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, तो ओम्स लॉ के अनुसार। तो अब देखिए, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए अब इसमें न्यूमेरिकल्स आएगा,
निम्नलिखित में से कौन बिजली के कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इनमें से ऑप्शन आपको दिया हुआ ए, बी और सी। तो देखिए माइका और क्वार्ट्ज, धातु और रबर, धातु और माइका। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको देखिए दिख के लग रहा होगा, बी और सी पे देखिए गौर से। धातु क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता है, तो रबर नहीं है लेकिन धातु तो है ना, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो सकता है। एक धातु को तो ऑप्शन दिया, धातु इलेक्ट्रिसिटी करंट कर सकता है। फिर आपका सी वाला जो क्या कर रहा है, सॉरी बी वाला स्टेटमेंट में धातु है तो वो तो हो सकता है। सी वाला क्या कर रहा है, धातु और माइका तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन फिर उसमें भी धातु दिया होता है, धातु भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब बी और सी जो हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है ना, जो दोनों में क्योंकि धातु है। लेकिन बात करते हैं आपका पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है माइका और क्वार्ट्ज, ये क्या होता है, विद्युत के दोनों कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुचालक होते। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। सॉरी डी में, किसमें, ए, केवल ए होगा ना, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। माइका और क्वार्ट्ज बिजली के कुचालक होते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा VVI क्वेश्चन है ना, इसको VVI लगा लीजिए, VVI है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालन नहीं करता है। मतलब क्या बोल रहा है ना, कौन सा ऐसा घोल है, विलयन है, जो बिजली को अपने में से फ्लो नहीं करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग देखिए ऑप्शन दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, ग्लूकोज हो गया, एसिटिक एसिड हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए क्या होता है ना, मान लेते हैं ये कोई घोल है ना, घोल, ठीक है, मान लेते हैं पानी है, क्या है, पानी है, वाटर है। तो वाटर में जब हम लोग क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं, वाटर में जब हम लोग एसिड डालते हैं, कोई भी एसिड हो, HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, है ना, कोई भी एसिड जब डालते हैं तो इसमें क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड इसमें घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। क्या करता है, H+ आयन प्रदान करता है। एसिड क्या करता है, वाटर में H+ आयन प्रदान करता है। और इसी के कारण, इसी H+ आयन के कारण क्या होता है, एसिड के विलयन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई ये भी वाटर का सॉल्यूशन है ना। अब इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, बेस डालते हैं, क्या बोलते, इसको एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल। अब कोई बेस डालते हैं, क्या डालते हैं, कोई बेस डालते हैं, मतलब कि क्षार डालते हैं। तो क्षार डालते हैं, जैसे कि क्षार में NaOH, MgOH का होल ट्वाइस है ना, KOH है ना, ये सब क्या है, क्षार के एग्जाम्पल है। एसिड के एग्जाम्पल मान लेते हैं HCl, H2SO4 है ना, ये जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, H+ आयन प्रदान करता है, जिसके कारण करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब जैसे ही क्षार डालते हैं कोई भी जल के विलयन में, है ना, ये जल है ना, जल में जब हम लोग क्षार डालते हैं तो क्या, OH- नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और इस OH- के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। क्या था, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लिख लिया है ना, विद्युत धारा प्रवाहित आपका होती है यहाँ पे। ठीक, हेलो, तो चलते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया, OH+ आयन प्रोड्यूस होता है क्षार डालने पे, तो विद्युत धारा हमारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन क्या देगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालन नहीं करता। पता करता कौन सा घोल है जो बिजली का चालन नहीं करता। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। क्षार जल में घुल करके क्या, OH- आयन देता है ना, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन छोड़िए, बात करते हैं आपका सी नंबर, एसिटिक एसिड का घोल। तो एसिटिक एसिड का घोल क्या है, एसिटिक एसिड भी एक तरह का क्या है, आपका अम्ल है। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल भी विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है, एक तरह का अम्ल है, ये भी विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर है ना, जो कि क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो समझ में आ गया, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्या है, ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज क्या करता है, बिजली का चालन नहीं करता है ना, बैड कंडक्टर, बिजली
चालन नहीं करता। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना C6H12O6 होता है, याद रखिए। क्योंकि ये जल में घुल करके, ग्लूकोज क्या होता है ना, जल में घुल करके ना H+ आयन प्रोड्यूस करता है ना OH- आयन प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए बिजली का चालन नहीं करता। तो ना, तो ये आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोई भी अम्ल हो ना, एसिटिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो, है ना, तो H+ आयन विद्युत धारा प्रवाहित करती है। ठीक है, और ये वाला क्षार में क्या हो गया, MgOH, NaOH, KOH, जितना भी क्षार है ना जो OH- आयन देता है, एग्जाम में आता है कि कोई भी क्षार विद्युत धारा क्यों उत्पन्न करता है, तो क्यों, OH- आयन के कारण। कोई भी अम्ल जल में घुल करके विद्युत धारा उत्पन्न क्यों करता है, विद्युत प्रवाह क्यों करता है, H+ आयन के कारण, है ना। तो आप लोग ये एक बार देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब को आप लोग आराम से नोट्स करते जाइएगा अपने नोट्स में, और इसी पे बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे ही क्लास कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, गारंटी, और सारा मैं करवा दूंगा। बस आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग जितना से ज़्यादा संख्या में देखोगे वीडियो रेगुलर रहेगी, नहीं तो फिर हम लोग मजबूरी में क्या करें। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है ना, एक स्थिरांक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए। तो ओम का नियम क्या कहता है, V = I/R होता है ना, V = I × R, सॉरी V = R × I, है ना। तो R क्या होता था, एक नियतांक होता है, हम लोग देख ही लिए हैं। तो R बराबर क्या होता था, V/I, है ना। और ये R क्या होता है, एक नियतांक है, ये नियतांक है, स्थिरांक है ना, कांस्टेंट क्या है, ये एक तरह का R क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा, तो क्या होता है, ये दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, V/I, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ना। इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर दोगुना कर दिया जाए। मान लीजिए कोई चालक है, उसके सिरों, ये एक तार है, चालक है, ठीक, इसके सिरों के बीच, ये दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 2 गुना, मतलब वोल्टेज, है ना। वोल्टेज पहले मान लेते, पहले वोल्टेज V था, है ना, अब बाद में वोल्टेज V2 क्या कर, V वोल्टेज था। ठीक है, अब नया वोल्टेज क्या हो गया, दुगुना कर दिया गया। पहले वोल्टेज V1 कितना था, V था, अब वोल्टेज को क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया, है ना। सिरों के बीच का विभवांतर दोगुना हो जाता, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए V = I × R, तो पहले वोल्टेज तो V ही था, ठीक है, I ये था और ये है, तो ये हम लोग जानते हैं एक क्या कांस्टेंट, ये क्या एक तरह का कांस्टेंट, तो V = I है। अब हम क्या किए ना, वोल्टेज को, अब हम लोग वोल्टेज को क्या किए, दोगुना कर देंगे, वोल्टेज को दोगुना, तो ये V को अब क्या कर दिए, 2V कर दिए, V2 कितना हो गया, 2V हो गया, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, करंट ये I हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, हमारा I हो जाएगा। इसका मतलब हमारा करंट भी क्या हो गया, दोगुना हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इधर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ गया ना, तो कितना हो गया, करंट भी हमारा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, IR है, तो हमारा करंट भी कितना हो गया, नया करंट कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, है ना। नया करंट हमारा भी, जब वोल्टेज दुगना हो गया तो करंट भी दुगना हो गया। क्यों, क्योंकि V = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ये जब दुगना होगा तो क्या होगा, ये भी दुगना से बढ़ जाएगा, है ना, तो 2I हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज समानुपाती है ना, अगर वो दुगुना बढ़ेगा वोल्टेज तो करंट भी दुगुना बढ़ेगा। अगर बोलता वोल्टेज आधा कर दिए तो क्या होगा, करंट भी आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, क्योंकि समानुपाती है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, 13-21 में, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो किस कारण होती है। क्या बोल रहा ना, यदि कंडक्टर, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसका प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया, प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, 2R कर दिया गया। पहले प्रतिरोध R था, अब क्या कर दिया गया, अब 2R कर दिया जाता, तो विद्युत धारा आधी हो जाती। पहले करंट I थी, अब करंट क्या हो गया, विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो मतलब I/2 हो जाती है ना, I/2 हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो देखिए ये सब किसके कारण होता है, अभी किसके कारण सारा होता है, पीछे में देख रहे थे ओम्स लॉ के अनुसार होता है, V = I/R, इसी पे आधा कर रहे थे, कभी दुगुना कर रहे, तो यही ओम्स लॉ के कारण ही ना हो रहा था, है ना। वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट भी बढ़ रहा था, है ना, वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, आधा करे चाहे दुगुना करे, चौगुना करे चाहे 100 गुना करे। ठीक है, तो इसी पे ये बेस्ड, ओम्स लॉ पे बेस्ड है। तो इसमें देखिए ओम्स लॉ का कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, I = V/R है, यही ना ओम्स लॉ से आया, ओम्स लॉ से आया, है ना। तो ओम्स लॉ कहने से तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, है ना। बस ये बताने के लिए बता दें, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार। बाकी तो कोई फॉर्मूले नहीं दिख रहा है, ऐसा फॉर्मूला होता है क्या, A, C और D, नहीं ना। तो चलिए ओम्स लॉ के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कौन किया था? ओम बाबा। कौन किए थे? ओम बाबा किए थे। ठीक है, ओम बाबा। तो ओम बाबा का नाम इसमें है ऑप्शन में। देखिए तो ओम बाबा कितने नंबर पे हैं? बी नंबर में। कितने नंबर पे हैं? बी नंबर पे। ओम बाबा ने ओम्स ने किया था ना, ओम्स लॉ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यूटन गति का तीसरा नियम दिया था। पास्कल दाब का नियम दिया था। ठीक है ना। टेस्ला, तो टेस्ला तो कंपनी है जी, वो टेस्ला कंपनी सुने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ओम हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं 23 नंबर में, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संवाहित, कौन सा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में कैसे फंसाया है। कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में, है ना, कोई कंडक्टर चालक है, में संभावित अंतर्वर्तमान, अभी बहुत था यहाँ पे, क्या हो जाएंगे बहुत से लोग, क्या होगा? मिस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? फुस हो जाएगा, है ना। तो ये अंतर्वर्तमान किसको बोला? वोल्टेज को बोला। किसको बोला है? वोल्टेज को बोला। वर्तमान, है ना। अंतर मतलब क्या? डिफरेंस मतलब वोल्टेज डिफरेंस, क्या है ना, वोल्टेज का डिफरेंस। विभव का अंतर मतलब डिफरेंस। विभवांतर मतलब वोल्टेज के बारे में कह रहा है सीधा, है ना। इसका मतलब भी क्या है? वोल्टेज कह रहा है। मतलब देखिए लैंग्वेज में कैसे फंसाता है और हम लोग फंस जाते हैं। तो बस क्लास कर दे तो आप लोग नहीं फंसते, है ना। तो जो क्लास कर रहे हो नहीं फंसेंगे, गारंटी है। ठीक है, तो अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंध कौन दर्शाता है? चालक के कंडक्टर करंट हो गया, है ना, करंट उससे फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज के बीच V और I के बीच करंट, कौन सा ये रिलेशनशिप, कौन सा लॉ दिखाता है? तो देखिए ना, ऑप्शन नंबर कौन सा? ओम जी कहाँ है? ओम जी ऑप्शन नंबर डी में है ना, हम आराम से कोना में है, ताकि हमको खोज भी नहीं पाए, लेकिन हम लोग आपको खींच के निकालेंगे, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। ओम का नियम क्या होगा? ओम का नियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं फैराडे लॉ। तो देखिए ऑप्शन के बाद आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर ए बात करते हैं फैराडे का नियम। तो फैराडे क्या हो गया? पावर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत दिया था, है ना, उस पर न्यूटन के गति के तीसरा नियम थे। जूल का नियम, तो अब जूल का नियम क्या है ना, थोड़ा सा देखिए। जूल का नियम जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए वो लंबा तार है, ठीक है, ये क्या है? तार में से करंट आई फ्लो हो रहा। तो आई फ्लो हो रहा था परसों के, कल का क्लास में बताए थे कि तब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण क्या क्या इफेक्ट होता है? हीटिंग इफेक्ट आता है, केमिकल इफेक्ट आता है ना। तो करंट फ्लो होता है तो इसके कारण जब तार गर्म होता है ना, तार गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके रेजिस्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो तार क्या होगा? गर्म हो जाएगा। जैसे ही तार गर्म हो जाएगा ना, तो तार गर्म होगा तो क्या होगा? इसमें से हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। और ये जो हीट प्रोड्यूस होगा ना, तो इसको किस नियम द्वारा दिखाया गया? हीट को जूल्स के लॉ द्वारा। क्या? जूल्स के लॉ द्वारा बताया गया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसके नियम द्वारा दिया गया है? तो देखिए हीटिंग इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसके द्वारा दिखाया गया? जूल लॉ द्वारा बताया गया है। कैसे? कोई तार है, तार में अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा? रगड़ खाएगा तो क्या होगा? रगड़ खाएगा तो क्या होगा? हीट मतलब उष्मा डेवलप होगा। और उष्मा है ना, तो उष्मा के लिए नियम कौन दिए थे? जूल लॉ दिए थे। ठीक है, जूल्स लॉ इसके द्वारा दिखाया था। तो अब देखिए H बराबर क्या होता है? यही फॉर्मूला से क्या आता है? H डायरेक्टरी पर H बराबर, तो जूल्स लॉ द्वारा एक नियम आता है H बराबर I² R/T। ठीक है, देखिए H बराबर क्या हो गया? हीट, है ना, तापमान, I क्या आ गया? करंट, E पता है आप लोगों को, रेजिस्टेंस, T क्या है? टाइम। जितना देर तक रेजिस्टेंस डेवलप होगा उतना हीट क्या बढ़े? टाइम बढ़ाएंगे। मतलब जितना तार में रगड़ होगा, उतना उष्मा निकलेगा, है ना। तो इसके प्रोपोर्शनल है। जितना रेजिस्टेंस हो, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब करंट को एक जगह दूसरे जाने में जितना ज़्यादा क्या होगा? बाधा उत्पन्न होगा, उतना क्या होगा? हीट और डेवलप होगा। और I² है ना, और जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? हीट भी, तार क्या होगा? हीट ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, ये जो हीट होता है I² के समानुपाती होता है, और R के सिर्फ समानुपाती, और टाइम के भी समानुपाती, और ये I के विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है H, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट, ये जूल्स लॉ है ना, जूल्स लॉ आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए। ठीक है, जूल्स लॉ H बराबर I² RT। तो इसमें से क्या दिया हुआ आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सॉरी, जूल का नियम है, इसको हम लोग सी, ऑप्शन नंबर सी था, उसको डिटेल कर दिए। और इसका आंसर क्या था? ओम्स लॉ, है ना, आंसर ओम लॉ। तो ये बता दिए हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यदि कॉइल का प्रतिरोध, देखिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है वो, ओम्स लॉ पे ही न्यूमेरिकल है ना। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है, मतलब मान लेते हैं कॉइल का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कितना है? 750 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? वोल्टेज कितना दे दिया है आपको?
अरे बउआ वाला न्यूमेरिकल दिया है जी, बउआ वाला है, ठीक है। तो बराबर का भी बराबर आई, और आई निकालना है तो आई क्या होगा, आई इजकल टू भी बटा आर। भी कितना दिया हुआ है 220, 750, 0 से 0 काट दीजिए, 11 है ना, 2 से नहीं कटेगा जी, तो कितना गया 22/75। कितना गया 22/75। इसको आप लोग देखिए, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है ना, इसको आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मेरा मैथ बहुत वीक है, क्या करें, आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। क्लास अगर अच्छा लगा तो दिल से, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। आप लोग कमेंट हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन देता है, और आप लोग एकदम क्लास में देख लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये सब तो क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा, एकदम थ्योरी ऐसा बता दिए आप लोग, एकदम देखते के साथ एकदम टिक मारिएगा। देखिए ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध क्या है, डैश एंड डैश, डैश डैश को भर दीजिए, है ना। डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। अरे ओम का नियम किसके बीच संबंध करता है, मुंह दर्द दे रहा है, किसके किसके बीच, भी और आई के बीच। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, तो वोल्टेज खोजिए ऑप्शन में, और विभवांतर खोजिए, चाहे वोल्टेज खोजिए चाहे विद्युत धारा खोजिए, है ना। तो देखिए विद्युत धारा और विद्युत आवेश गलत है ना, विद्युत आवेश और समय, समय कहाँ है जी, नहीं है ना। विभवांतर और विद्युत धारा, हाँ विभवांतर और विद्युत धारा, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट। अब विभवांतर और विद्युत आवेश कहाँ से होगा, नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा का अच्छा तो लग भी किया होगा, तो लाइक जरूर करें। और हमारा जो देखिए हमारा मेन मोटो है साइंस के डर को एकदम भगा देना, है ना। आप लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी करवा रहे हैं 4-5 दिन और क्लास चलेगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग टेक्स्ट बुक में चाहे ग्रेड अप में मॉक टेस्ट मार के देखिएगा, एकदम मज़ा नहीं आया ना तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है। और एमसीक्यू के थ्रू ही मैं आप लोगों का थ्योरी पार्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। आप लोग इधर उधर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आराम से मेरा क्लास देखिए रेगुलर, मजा आएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी चल रहा है, इससे केमिस्ट्री का भी इसके पैरेलली चला रहे हैं, जिसका केमिस्ट्री का कल पार्ट 3 अपलोड हो जाएगा, और ये पार्ट 5 कल ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे इसका अपलोड कर देंगे, और केमिस्ट्री का 12, 12:30 से 1 बजे तक के बीच अपलोड हो जाएगा। तो देखना ना भूले क्लास को, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। आप लोग बेल आइकन को कुछ दबा नहीं रहे, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पे रखते हैं, और आप लोग का होमवर्क का एक क्वेश्चन दे देते हैं ना, बहुत पढ़े, देखते हैं होमवर्क का एक क्वेश्चन है, इसको बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट हमको करके बताइएगा। तो चलिए धन्यवाद, आज के साथ आज का क्लास इतना ही रहते हैं।